साल 2018 से 22 तक इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर हुआ करता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया पिछले 8 सालों में डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट 8 गुना कर चुका है। और इंडिया अपने जीडीपी का लगभग 2.5% पैसा डिफेंस के ऊपर खर्च करता है। और जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ये एक्सपेंस लगभग 9% के रेट से ग्रो कर रहा है। अब आप ये कहेंगे कि एक इन्वेस्टर का इन सब बातों से क्या लेना देना है? जब डिफेंस सेक्टर में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो क्या हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं? एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड लेकर के आया है जो डिफेंस के ऊपर है। इसका नाम है एचडीएफसी डिफेंस फंड और इसका एनएफओ पीरियड शुरू हो रहा है 19 मई से और खत्म हो रहा है 2 जून को। तो इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि डिफेंस के कौन कौन से स्टॉक्स में ये फंड इन्वेस्ट करेगा और कैसे एज ए इन्वेस्टर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है विनोद चौधरी और मैं पिछले 18 सालों से फिनांस इंटरमीडिएट के तौर पर काम कर रहा हूं। मैंने म्यूचुअल फंड्स के थ्रू 1000 से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स को अपने साथ में जोड़ा है जो जीवन के अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। मैं को ऑथर हूं अमेजन की 2 बेस्ट सेलिंग बुक्स का और फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट जंक्शन का। तो चलिए आपको लिए चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर जहां पर कि हम इसके विषय में डिटेल्स में जानेंगे। इस प्रेजेंटेशन में हम जानेंगे कि वर्ल्ड पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या बदलाव हो रहा है जिसकी वजह से इंडिया को अपने डिफेंस के ऊपर खर्च करना कंपल्सन बनते जा रहा है। और इसके साथ में हम कंपेयर करेंगे कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरर है वहाँ की कंपनीज के साथ में इंडिया की कंपनीज कहाँ पे स्टैंड करती है, इसका एक केस स्टडी करेंगे और जानेंगे इस फंड में क्या इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, कितना रिटर्न बन सकते हैं। और साथ में इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको भी देखेंगे और उस रिस्क फैक्टर को मिटिगेट करने के लिए एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की क्या स्ट्रैटेजी है। और थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग फंड मैनेजर के प्रोफाइल के विषय में भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सत्य के पुजारी, छलना हमें न आता। हम शांति के पुजारी, लड़ना हमें न भाता। अब लड़ना हमें भाए न भाए, लेकिन युद्ध नहीं हो इसके लिए युद्ध की तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और जब इंडिया युद्ध की तैयारी कर रहा है तो एक इन्वेस्टर होने के नाते हमारे लिए क्या स्कोप है कि हम इस युद्ध की तैयारी से अपना कैसा प्रॉफिट बना सकते हैं, इसके लिए हम इस प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वर्ल्ड में क्या शिफ्ट हो रहा है। वर्ल्ड जो पहले यूनिपोलर हुआ करता था, जहां पर कि एक कोई दबंग टाइप का कंट्री जिसके पास में मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर हुआ करता था, वो डोमिनेंस रखता था वर्ल्ड के ऊपर। और दूसरी तरफ अभी वर्ल्ड का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो मल्टीपोलर हो रहा है, जहां पर कि ये जो डोमिनेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सेवरल अदर कंट्रीज के ऊपर। तो इसमें इंडिया भी अपने डिफेंस के ऊपर खर्च बढ़ा रहा है और इंडिया भी अब इस डिफेंस की जो अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सप्लोर करना चाह रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर एक कंट्री अपने जीडीपी के का जो एक सर्टेन परसेंटेज है उसको स्पेंड करता है अपने डिफेंस को बढ़ावा देने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएस 1995 से लेकर के 2021 तक ईयर ऑन ईयर अपने डिफेंस के खर्चे को बढ़ाता गया है और ये लगभग अपने जीडीपी का 4% पैसा खर्च करता है अपने डिफेंस के ऊपर। वहीं पे अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना अप्रोक्सीमेटली 1.7% या 2% खर्च करता है और इंडिया अपने जीडीपी का 2 and 4% खर्च करता है। अब हम ये देखेंगे कि इंडिया आत्मनिर्भर बनना चाहता है तो इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है। जब 2018 से 2022 के दौरान आर्म्स की जो इंपोर्ट थे उसमें इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था। और इस सेक्टर में इंडिया सेल्फ रिलायंस लाना चाहता है कि हमको इंपोर्ट नहीं करना पड़े। और दूसरी चीज़ कि जो डिफेंस इक्विपमेंट है
क्रिटिकल इक्विपमेंट जो है उसके लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर होने के बजाय स्वनिर्भर होना या आत्मनिर्भर होना ज़्यादा ज़रूरी है। और जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए भी हमको ज़रूरी है कि हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को या डिफेंस से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको हम बढ़ावा दें। तो इंडिया इसके ऊपर काम कर रहा है। अब 4 ऐसे फैक्टर्स जो डिफेंस को बूस्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, उसमें पहला चीज़ है कि इंडिया अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। और इसमें हम देख रहे हैं कि जहाँ पर हमारी जो इकोनॉमी है वो 9% CAGR से बढ़ रही है, और हम अगर हर साल 2 and 4% या 2.5% पैसा अपने GDP का खर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, हमारे डिफेंस के ऊपर, तो इसमें कितना बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। दूसरा फैक्टर और तीसरा फैक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक तरफ इंडिया जो है वो अपने इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना चाहता है और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहता है। जब हम अपने इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि हम अपने यहाँ जो डोमेस्टिक कंपनीज है उसके मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ हम एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देते हैं, तो यहाँ पर भी हम अल्टीमेटली अपनी जो इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बूस्ट कर रहे हैं। और इन दोनों चीज़ों को करने से क्या हो रहा है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। चौथा जो फैक्टर है वो है कि ग्रोथ डिफेंस इकोसिस्टम, जो टोटल इकोसिस्टम है उसमें हमने ये देखा है कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज है वो लगभग 14% के रेट से ग्रो कर रही है, और जो PSU कंपनी है वो लगभग 8% के रेट से ग्रो कर रही है। और ये कंपनीज हर साल अपना जो R&D है उसके ऊपर पैसे खर्च कर रही हैं, और वो अपने आप को और बेहतर बनाना चाह रही हैं, अपने आप को अच्छा साबित करना चाह रही है इस इकोसिस्टम के तहत, ताकि वो जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं इस सेक्टर में उनके साथ में compete कर सकें और जो एक्सपोर्ट है उसका बेनिफिट ले सकें। तो यहाँ पर ये 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस सेक्टर को ग्रोथ में बूस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले कई एक सालों में 2015 से लेकर के 2023 में 8 सालों में 8 गुना हुआ है एक्सपोर्ट। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। अब अगर हम अपने आप को देखें कि इंडिया एज ए एक्सपोर्टर कहाँ पे स्टैंड करता है, तो ये देख रहे हैं कि टोटल वर्ल्ड का जो मैंने डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट है वो लगभग $200 बिलियन का है, और इंडिया का प्रेजेंस इसमें लगभग नेग्लेजिबल है। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स 40% कंट्रीब्यूट करता है, और रसिया 16%, फ्रांस 11% और चाइना 5%। तो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है अगर हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाते हैं इस एक्सपोर्ट के बिजनेस में। तो और अब देखते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर यानी US, यहाँ की 5 कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन, जनरल डायनामिक्स और बोइंग जैसी जो कंपनीज हैं उसका टोटल बिजनेस $350 बिलियन का होता है। और ये कंपनीज इतना बड़ा पेनिट्रेशन रखने के बावजूद भी ईयर ऑन ईयर 6 to 9% रेट से ग्रो कर रही है। नॉट ओनली दैट, यहाँ की ये कुछ कंपनी इसमें से ऐसी हैं जो 11 से 14% CAGR के रेट से ग्रो कर रही हैं। इसकी तुलना में अगर हम अपने इंडिया की कंपनीज को रखें तो इंडिया की सारी कंपनीज को मिला करके हमारा जो टोटल रिवेन्यू है वो सिर्फ 10 to 12 बिलियन डॉलर का ही है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि हमारे पास कितना स्कोप है अपने आप को इम्प्रूव करके और वर्ल्ड के लीडर्स के साथ में compete करने का और वहाँ पे अपना एक जगह बनाने का। अब अगर हम बात करें कि भाई इंडिजीनियस जो हमारे इक्विपमेंट्स बन रहे हैं वो किस तरह के बन रहे हैं, तो यहाँ पे एक कंपैरिजन दिखाया गया है कि US का अपाची हेलीकॉप्टर है, उसके साथ में हमारा LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है उसकी प्राइस लगभग आधा है, सिर्फ मैंने 20 से 24 मिलियन डॉलर में हमारा ये हेलीकॉप्टर तैयार हो रहा है। जबकि यही चीज़ अगर हम US से इंपोर्ट करते हैं तो ये 40 से 54 का होता है, 40-54 मिलियन डॉलर का होता है। तो प्राइस में इतना डिफरेंस है और इफ़िशियंसी में इसमें कोई कमी नहीं है। यही चीज़ यहाँ पर मिसाइल्स का भी दिखलाया गया है कि हमारा जो इंडिजीनियस मिसाइल्स है जैसे पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल और अग्नि, इनका भी मारक क्षमता वगैरह कोई कम नहीं है
और इन सारी चीज़ों को हम पहले फॉरेन से मंगाया करते थे, ये अभी हम इंडिजीनियस बनाने लगे हैं। तो ये स्कोप दिख रहा है कि क्या हम कर सकते हैं डिफेंस सेक्टर में। अब अगर हम बात करें कि एचडीएफसी का जो डिफेंस फंड है, इसमें क्या है, यहाँ पर एक चीज़ दिखलाया गया है कि यहाँ पे एडीए, हैल और इस तरह के लैब्स की भी बात बताई गई है कि ये काफ़ी पैसे खर्च कर रहे हैं अपने आर&डी के ऊपर। अब इसमें पहला चीज़ कि इसमें बॉटम अप अप्रोच लिया जाएगा स्टॉक सिलेक्शन के लिए, और जो स्टॉक्स सेलेक्ट किए जाएंगे वो एमफी का जो क्लासिफिकेशन है एरोस्पेस, डिफेंस, एक्सप्लोसिव, शिप बिल्डिंग और एलाइड सर्विसेज से जुड़ी हुई कंपनीज का, उसमें से स्टॉक्स लिए जाएंगे। इसके अलावा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर का जो लिस्ट है उसमें से स्टॉक्स लिए जाएंगे, और इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में या फिर बीएससी में जितने भी लिस्टेड स्पेस में इस तरह की एलाइड सर्विसेज से जुड़ी हुई या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई जो कंपनीज है उनको भी इसमें कंसीडर किया जाएगा, और इसका बेंचमार्क होगा निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स, टोटल रिटर्न इंडेक्स को लिया जाएगा। अब यहाँ पे ये टोटल स्पेक्ट्रम में अगर हम देखें तो 21 कंपनीज निकल करके आती है, जिसमें से अगर हम उनके कैपिटल बायस के हिसाब से देखें तो 2 कंपनी लार्ज कैप की है, एक मिड कैप की है, और बाकी जो 18 कंपनीज है वो स्मॉल कैप से आती है। अगर हम ओनरशिप के हिसाब से इन कंपनीज को बाइफरकेट करें तो हम देख रहे हैं कि इसमें से 8 कंपनीज ऐसी है जो पब्लिक सेक्टर की है, और 13 कंपनी ऐसी है जो प्राइवेट सेक्टर की है। अब रिटर्न की बात करें कि क्या पोटेंशियल है, तो पिछले 1 साल में इस पर्टिकुलर डिफेंस इंडेक्स ने लगभग 49% सीएजीआर का रिटर्न दिया है, वहीं पे 1 साल में निफ्टी ने सिर्फ 6.9% का रिटर्न दिया है। अगर 3 साल के रिटर्न का कंपैरिजन हम अगर इस इंडेक्स का, डिफेंस इंडेक्स का बात करें तो 63% का रिटर्न इस इंडेक्स ने दिया है, जबकि हमारा निफ्टी इंडेक्स ने 23% दिया है, और 5 साल में लगभग 20% का डिफेंस इंडेक्स ने रिटर्न दिया है, और उसकी तुलना में अगर हम निफ्टी की बात करें तो सिर्फ 12% का रिटर्न बना है। तो एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ह्यूज पोटेंशियल दिख रहा है, और यहाँ पे ये हेल्दी ग्रोथ दिखलाया गया है। अब अगर हम इसके साथ में देखें कि की रिस्क पैरामीटर्स क्या हैं और उसको मिटिगेट करने के लिए, ग्रोथ तो हमने देख लिया, अब रिस्क क्या है। रिस्क ये है कि ये एक सेक्टोरल फंड है, और इस सेक्टर का पूरी तरह से लेना देना जो है वो सरकार की पॉलिसियों के ऊपर है। सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं, मतलब इसके लिए जो इंटरनेशनल माने ग्लोबली जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, माने वर्ल्ड की जो पॉलिसी है उसका भी लेना देना है कि वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है, उसके अनुसार हमारा बदलाव होते रहेगा। तो ये एक रिस्क है, और इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए जो स्ट्रैटेजी है उसका, मैंने एचडीएफसी का, वो ये है कि कोई भी गवर्नमेंट आए, डिफेंस एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करना ही पड़ेगा, और गवर्नमेंट अगर डिफेंस के लिए स्पेंडिंग करेगी तो हमारे लिए स्कोप बना हुआ है, और ये हमेशा से ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए फेवरेबल सेक्टर है। अच्छा, दूसरा जो रिस्क है वो है कि बायर कंसंट्रेशन, यानी कि जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स होंगे उसका अगर इमीडिएट बायर देखा जाए तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और यहाँ पे इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट में ह्यूज पोटेंशियल है। अगर हम अपने मैन्युफैक्चर्ड जो इक्विपमेंट्स है उसको अगर हम फॉरेन में एक्सपोर्ट करते हैं तो ह्यूज अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। कंसंट्रेशन का रिस्क है कि चूंकि छोटा सा सेक्टर है और काफ़ी मैंने कंसंट्रेटेड स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, तो एक ही तरह की कंपनी बार बार इस इंडेक्स में आएंगी, तो उसमें कंसंट्रेशन का रिस्क है, और पोर्टफोलियो में कोरिलेशन दिख रहा है कि मैंने सेम सेक्टर की अलग अलग कंपनीज है। तो इसको मिटिगेट करने के लिए फंड मैनेजर जो स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे वो ऐसा करेंगे कि जो क्वालिटी मैनेजमेंट है या फिर जो स्टॉक्स हैं उसको मैंने सही प्राइस पे, सही वैल्यूएशन पे बाइंग करेंगे, और अपना जो इनका मल्टी कैप का स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करके इस रिस्क को मिटिगेट करने की फंड मैनेजर कोशिश करेंगे। अब जानते हैं कि इसके फंड मैनेजर जो अभिषेक पोद्दार हैं उनका टोटल 17 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, और वो 13 साल तक
इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर काम किए हैं और 1 साल तक वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के हिसाब से भी काम किए हैं और HDFC म्यूचुअल फंड में उन्होंने 2019 में ही ज्वाइन किया है। तो ये है टोटल प्रेजेंटेशन और चूंकि ये फंड हाई रिस्क कैटेगरी में आता है इसलिए इसका प्रोफाइल वेरी हाई रिस्क की रखा गया जैसा कि सेक्टोरल फंड है और इस फंड में किसी भी इन्वेस्टर को अपना मेजर चंक या 100% पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए और आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो का एक छोटा एलोकेशन यहाँ पे दे सकते हैं। और हम इसको अगर समराइज करें तो यूं कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड है वो पूरा मल्टीपोलर सिस्टम की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ इंडिया आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहा है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को कॉम्बैट करने के लिए और हर साल अपने जीडीपी का एक सर्टेन परसेंटेज मैंने 2.5% खर्च कर रहा है और हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी ग्रोथ का यहाँ पे दिख रहा है और उसके बाद से R&D के ऊपर भी बहुत पैसे खर्च किए जा रहे हैं, यहाँ पर भी एक स्कोप दिख रहा है और इंडिया की जो डिफेंस से रिलेटेड कंपनीज है उसमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है और उनका बैलेंस शीट काफ़ी हेल्दी है। तो इसके साथ में इस प्रेजेंटेशन को मैं समराइज करता हूँ। मिलते हैं एक अलग और एक नए एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए